हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सीबीएसई क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज। हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर नंबर 2 का नाम था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम सोल प्रोप्राइटरशिप ऑलरेडी कवर कर चुके थे। पार्टनरशिप शुरू हो गया था। पार्टनरशिप क्या होता है, क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सब कुछ हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप से बचे हुए कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि आज के क्लास में हम कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करने का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला टॉपिक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन कौन सा टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। तो पार्टनरशिप फर्म को ब्रॉडली दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के हिसाब से पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, और इसके बाद एक और हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो ड्यूरेशन के हिसाब से तीन टाइप का होता है और फिर हम पढ़ेंगे लाइबिलिटी के हिसाब से। लाइबिलिटी के हिसाब से दो टाइप का होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से। सबसे पहला पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब होता बेटा इच्छा। तो ऐसा पार्टनरशिप जो कि बना है पार्टनर्स के इच्छा से और क्लोज भी होगा पार्टनर के इच्छा से। कोई भी एक फिक्स्ड पीरियड नहीं है इसमें कि कितना दिन के लिए हम पार्टनरशिप किए हैं। पार्टनरशिप किया गया है फॉर अ इनडेफिनाइट पीरियड। मतलब जब पार्टनरशिप में एंटर किया गया है तब ये डिसाइडेड नहीं है कि कितना दिन के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे। तो ऐसे पार्टनरशिप को बोला जाता है पार्टनरशिप एट विल, जो कि पार्टनर्स की इच्छा से डिपेंड करता है, उनकी मर्जी जब वो बंद करना चाहें। देयर इज नो फिक्स्ड पीरियड कि कितना दिन तक पार्टनरशिप चलेगा। ठीक है, द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप एट विल। इनडेफिनाइट मतलब टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर। पार्टनर के विल पे डिपेंड करता है। विल मतलब इच्छा, पार्टनर की इच्छा पे डिपेंड करता है। एंड कम्स टू एन एंड वेन एवर द पार्टनर डिजायर्स सो। तो जब भी पार्टनर का इच्छा होगा तब ये पार्टनरशिप जो है वो बंद हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट, any one partner can give notice of dissolution and partnership will come to an end। तो जैसे सपोज तीन पार्टनर है ए, बी एंड सी। कोई भी एक पार्टनर अपने इच्छा से नोटिस दे सकता है कि अब मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता, हम इस पार्टनरशिप को क्लोज कर दें। तो दिस पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। क्लियर है? तो ऐसे पार्टनरशिप को बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, जहां पर कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है कि कितना दिन के लिए पार्टनरशिप बना है। इनडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए है। जब पार्टनर चाहेंगे तब वो पार्टनरशिप बंद होगा। क्लियर? नेक्स्ट, नाम से पता चलता है, नेक्स्ट आता है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। तो फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप एज द नेम सजेस्ट, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया गया है। द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, say 3 years or 5 years, is known as fixed period partnership। तो जब पार्टनरशिप बनाया गया है तभी से डिसाइडेड है कि कितना दिन के लिए पार्टनरशिप है। ऐसे पार्टनरशिप को बोलते हैं फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली गेट्स टर्मिनेटेड ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो जो वो टाइम पीरियड है, जैसे 3 साल के लिए पार्टनरशिप था, अगर 3 साल कंप्लीट हो गया दैट मीन्स द पार्टनरशिप विल आल्सो कम टू एन एंड। क्लियर है ये? लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। जैसे डिसाइड हुआ था कि 3 साल के लिए पार्टनरशिप करेंगे, अब 3 साल बाद हम चाहें तो उसको और आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है जब कोई पर्टिकुलर काम के लिए, कोई पर्टिकुलर वेंचर के लिए हम पार्टनर बने थे, जब वो काम खत्म
तो फिर पार्टनरशिप भी खत्म। जैसे ए, बी और सी मिलके पार्टनर बने थे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लेट्स से डैम, एक डैम का कंस्ट्रक्शन के लिए। वंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम इज कंप्लीटेड, नाउ द पार्टनरशिप आल्सो कम्स टू एन एंड। तो ऐसा पार्टनरशिप जो एक पर्टिकुलर काम के लिए बना है, जब वो काम खत्म हो जाएगा then that partnership will also come to an end. Such partnership is called as particular partnership. ठीक है? The partnership which is formed to carry on a particular venture is known as particular partnership. This type of partnership comes to an end automatically on the completion of that venture. जब वो काम खत्म मतलब पार्टनरशिप खत्म। ए, बी और सी पार्टनर बने डैम बनाने के लिए। जब डैम बनने का काम कंप्लीट हो गया, डैम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, then the partnership will also come to an end. Clear? For example, if two person jointly gets the contract for construction of a bridge, एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन के लिए दो लोग पार्टनर बने थे। जब कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज कंप्लीटेड, then the partnership is also completed. Then these two persons may form a partnership to construct the bridge. When the bridge gets constructed and is ready, then the partnership automatically comes to an end. तो पार्टनरशिप वहीं पे खत्म हो जाता है जब ब्रिज बनाने का काम कंप्लीट हो गया। क्लियर है? तो दिस इज द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, है ना। ड्यूरेशन के हिसाब से तीन टाइप का पार्टनरशिप है। पहला हम पढ़े पार्टनरशिप एट विल, दूसरा हम पढ़े फिक्स पीरियड पार्टनरशिप और तीसरा हम लोग पढ़े पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो ड्यूरेशन के हिसाब से तीन टाइप का पार्टनरशिप है, एट विल, फिक्स पीरियड एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्लियर? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, सॉरी लाइबिलिटी के हिसाब से कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी हाउ द पार्टनरशिप इज डिवाइडेड। तो लाइबिलिटी के हिसाब से दो में डिवाइडेड है, एक होता है तुम्हारा जनरल पार्टनरशिप और दूसरा होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, देखना, द पार्टनरशिप इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स इज अनलिमिटेड, ऐसा पार्टनरशिप जिसमें सारे मेंबर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ऐसे पार्टनरशिप को हम बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। अनलिमिटेड का मीनिंग पिछले क्लासेस में बताया गया था, जिसका मतलब था कि अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस होता है तो मेंबर्स का पर्सनल एसेट को सेल करके बिजनेस का लाइबिलिटी चुकाना पड़ सकता है। ठीक है, which means if the assets of the firm are not enough, then creditors can settle their accounts by having claim over the personal property of the partner. पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं क्रेडिटर। दिस इज कॉल्ड एज जनरल पार्टनरशिप which is unlimited liability. Each partner of a general partnership firm can actively participate in the activities of the firm. सबको बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है सबको। इन इंडिया ऑल द पार्टनरशिप्स आर जनरल पार्टनरशिप फर्म। तो जनरली इंडिया में सारा पार्टनरशिप जो है जनरल पार्टनरशिप ही हुआ करता था, है नहीं था। 2008 में एक नया एक्ट बना इंडिया में कॉल्ड एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और अब इंडिया में अलाउड है लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ पार्टनरशिप करना। ठीक है, जो कि एक नया एक्ट से आया है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, और ये जो ऊपर है ये गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। ठीक है, देखना, द पार्टनरशिप फॉर्म इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड। सबका लाइबिलिटी लिमिटेड है, सिर्फ एक का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इन इंडिया लिमिटेड पार्टनरशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनएक्टेड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो एलएलपी एक्ट बना था 2008 में, जिससे इंडिया में अलाउड है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप करना आफ्टर 2008। 2008 से पहले सिर्फ जनरल पार्टनरशिप होता था,
जिसमें लाइबिलिटीज अनलिमिटेड था। ठीक है, तो अब इंडिया में दो ऑप्शन है, हम चाहें तो जनरल पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, हम चाहें तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, 3 था। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, यहाँ पे 2 है, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखना टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अभी हम पढ़े टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो पहला जो टाइप ऑफ पार्टनर है वो है एक्टिव पार्टनर। नाम से पता चल रहा है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली, रोज काम करने आता है, डिसीजन मेकिंग करता है, पैसा लगाया है और प्रॉफिट या लॉस में उसका शेयर होगा। ठीक है, दिस पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग में, लाइबिलिटी इसका अनलिमिटेड होता है एंड ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, और बिजनेस में वो पैसा भी लगाया है। ठीक है, तो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। प्रॉफिट या लॉस जो होगा उसमें हिस्सा मिलेगा। क्लियर? तो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप, दिस टाइप ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड एज एक्टिव पार्टनर, जो कि पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग में, हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, contributes capital and has a share in the profit or loss. Clear? नेक्स्ट आता है स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। ये वो पार्टनर होते हैं जो कि बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो रोज डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो सिर्फ पैसा लगा दिए बिजनेस में, उनका लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लॉस में शेयर भी है, बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। द पार्टनर्स हु डज नॉट पार्टिसिपेट in the management of the firm, these partners are bound by the activities of other active partner। तो खुद तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, एक्टिव पार्टनर्स जो डिसीजंस लेंगे इनके ऊपर भी वो बाउंड होगा। क्लियर? दिस पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पैसा लगाए हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लगाते, पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट या लॉस में हिस्सा भी मिलता है, एंड लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। तो सब कुछ सेम है, देखोगे तो एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर के बीच में सिर्फ एक चीज में डिफरेंस है, यहाँ पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और यहाँ पे स्लीपिंग में पार्टनर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। क्लियर है? थर्ड टाइप ऑफ पार्टनर होता है सीक्रेट पार्टनर। एज द नेम ऑल्सो स्पेसिफाइज, सीक्रेट पार्टनर का मतलब है ऐसा पार्टनर जिसके बारे में जानकारी नहीं है टू द आउटसाइडर्स। मतलब वो हमारा पार्टनर तो है बट आउटसाइडर्स को ये बात पता नहीं है कि वो हमारा पार्टनर है, ऐसे पार्टनर को हम बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। ठीक है, देखना, सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज रिलेशन विद द फर्म is not known to the outsiders. He contributes capital, capital contribute करता है, सीक्रेटली पार्टिसिपेट भी करता है मैनेजमेंट में, और उसका लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। तो पैसा लगाया है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करता है, बट वो हमारा पार्टनर है बोल के ये जानकारी आउटसाइडर्स को नहीं है, ऐसे पार्टनर को बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। क्लियर? नेक्स्ट, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉमिनल का मतलब होता है जो सच में हमारे पार्टनर नहीं है, दोज हु आर नॉट आवर रियल पार्टनर्स, बट ऐसा वो दिखा रहे हैं कि वो हमारे पार्टनर हैं, तब वो पार्टनर को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। तो नॉमिनल पार्टनर्स आर नॉट द रियल पार्टनर्स, सच में ये पार्टनर है ही नहीं, बट बाहर वालों के सामने ऐसा रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वो लोग हमारे पार्टनर हैं, और जो बाहर वाले हैं इस बात पे ट्रस्ट करके कि हमारा पार्टनर है, हमसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। तो
ऐसा ऐसा व्यक्ति जो हमारा पार्टनर नहीं है बट रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे वो हमारा पार्टनर है, ऐसे पार्टनर को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर जो होता है आउटसाइडर्स के तरफ लायबल होगा, ठीक है। द नॉमिनल पार्टनर ओनली लेंड्स हिज नेम एंड रेपुटेशन। वो रियल पार्टनर है नहीं, अपना नाम और रेपुटेशन हम उसका यूज करते हैं हमारे अपने फायदा के लिए, तो वो लायबल होगा आउटसाइडर्स के तरफ। अभी पूरा समझ में नहीं आया होगा, अभी दो टाइप पढ़ेंगे इसका तब समझ में आएगा। तो नॉमिनल पार्टनर दो टाइप से हो सकता है, एक नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल और एक दूसरा हम पढ़ेंगे आगे नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। स्टॉपेल का मतलब क्या होता है देखना, द पर्सन हु एक्सेप्ट्स, जो एग्री करता है that he is a partner in the partnership firm by his own words or conduct is known as nominal partner by Stoppel। जो पार्टनर है नहीं बट अपने आप मानता है, अपने आप बोलता है कि मैं पार्टनर हूं, ऐसे लोग को बोलेंगे हम लोग नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल। देखना जैसे देखना ए बी और सी तीन जन पार्टनर थे, ठीक है। अब डी जो था वो पार्टनर नहीं था, ही इज नॉट अ पार्टनर, ध्यान से सुनना, डी पार्टनर नहीं था, ठीक है। अब ये लोग गए बैंक, अब बैंक में लोन अप्लाई करने, तो लोन कौन अप्लाई कर रहा है, ए बी और सी अप्लाई कर रहे हैं, फर्म के नाम पे लोन लेंगे। अब डी वहां पे क्या बोला, डी बोला कि मैं भी पार्टनर हूं। डी क्या बोला, मैं भी पार्टनर हूं, क्या जबकि रियलिटी में डी पार्टनर है नहीं, डी पार्टनर नहीं है, बट डी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे डी पार्टनर है। अब बैंक वाला इस भरोसे पे लोन दे दिया कि डी तुम्हारा पार्टनर है, जबकि डी सच्चाई में पार्टनर है भी नहीं, डी इज नॉट अ रियल पार्टनर, बट डी ऐसे रिप्रेजेंट किया अपने वर्ड से, डी बोल रहा है कि मैं पार्टनर हूं बैंक के सामने, और बैंक उस भरोसे पे लोन दे दिया टू द पार्टनरशिप फर्म। अब ये बैंक जो है, अगर पैसा नहीं मिला पार्टनरशिप फर्म से, तो बैंक ये पैसा डी से भी मांगेगा और डी भी लायबल होगा पैसा देने के लिए, जबकि डी तो सच में पार्टनर था नहीं, सच में पार्टनर था नहीं, लेकिन ये कौन सा पार्टनर बना, ये बना नॉमिनल पार्टनर, जो सच में पार्टनर है नहीं पर अपने वर्ड से ये बात पे एग्री किया है कि वो पार्टनर है, बट इन रियलिटी इज नॉट अ पार्टनर। सच नॉमिनल पार्टनर इज बाय स्टॉपेल, इसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल, क्लियर है। और होल्डिंग आउट क्या होता है वो भी समझा देता हूं, नेक्स्ट इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। होल्डिंग आउट होता है जब ए बी और सी बोले, जब ए बी और सी बोले कि डी हमारा पार्टनर है और डी चुप रहा, इसका मतलब डी कहीं ना कहीं एग्री कर रहा है कि वो हमारा पार्टनर है, ऐसे को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। दोनों में ही डी हमारा पार्टनर नहीं है। स्टॉपेल का मतलब है डी खुद बोल रहा है कि वो हमारा पार्टनर है, और होल्डिंग आउट में क्या हो रहा है, ए बी और सी बोल रहे हैं कि डी हमारा पार्टनर है और डी चुप रहा, डी सुन के चुप रहा, इसका मतलब डी कहीं ना कहीं वो झूठ में एग्री किया था, उसको बोलते हैं होल्डिंग आउट। तो स्टॉपेल में पार्टनर खुद बोल रहा है कि मैं पार्टनर हूं, जबकि वो पार्टनर है ही नहीं, और होल्डिंग आउट में दूसरे लोग बोल रहे हैं कि वो पार्टनर है और ये सुन के चुप रह रहा है, दैट मीन्स दैट इज नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, क्लियर है ये। देखना, तो दोनों ही सेम टाइप का ही है, बट स्टॉपेल में खुद बोल रहा है और होल्डिंग आउट में दूसरे बोल रहे हैं और ये सुन के चुप रह रहा है, दोनों में ही झूठ है और दोनों में ही वो लायबल होगा, ठीक है। देखना, if Mr. X as the active partner of the partnership firm applies for a loan, Mr. A, he who is not a partner, Mr. A पार्टनर नहीं है, कौन अप्लाई किया, एक्स अप्लाई किया लोन के लिए, ए तो पार्टनर नहीं है, रिक्वेस्ट अ फाइनेंसर टू गिव लोन एज ही इज ऑल्सो अ पार्टनर, झूठ बोल दिया,
मिस्टर ए झूठ बोल दिया, मिस्टर ए खुद पार्टनर नहीं है हमारा, बट मिस्टर ए ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पार्टनर है, तो ये जो मिस्टर ए है अब ये भी लायबल होगा बैंक के तरफ। ऐसे पार्टनर को क्या बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल। बात समझ में आ रहा है? तो नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल में क्या होता है? मिस्टर ए खुद बोल रहा है कि वो पार्टनर है, जबकि रियलिटी में वो पार्टनर है ही नहीं, तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल। ठीक है। और जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होल्डिंग आउट, उसमें क्या होता देखना ठीक से। उसमें क्या होता, एक्स बोल रहा है कि मिस्टर ए पार्टनर है, एक्स झूठ बोल रहा है, एक्स बोल रहा है मिस्टर ए पार्टनर है, और मिस्टर ए सुनने के बाद चुप रहा, तब उसको बोलेंगे होल्डिंग आउट। समझ में आ रहा है? तो अगर मिस्टर ए खुद बोल रहा है तो दैट इज बाय स्टॉपेल, और अगर कोई दूसरे बोल रहे हैं और मिस्टर ए चुप रह रहा है, दैट इज बाय होल्डिंग आउट। क्लियर है ये? देखना होल्डिंग आउट क्या होता है। द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, खुद नहीं बोल रहा कि मैं पार्टनर हूं, हम नहीं बोल रहे कि हम पार्टनर हैं, बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर्स कॉल हिम एज अ पार्टनर, बट जब दूसरे उसको पार्टनर बोले तब वो चुप रहा, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं उस बात पे एग्री किया। ठीक है। सेम एग्जांपल है, देखना। मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर अ लोन सेइंग दैट मिस्टर ए इज आल्सो अ पार्टनर। ठीक है। तो मिस्टर एक्स अप्लाई किया और मिस्टर एक्स झूठ बोल रहा है कि मिस्टर ए हमारा पार्टनर है, जबकि मिस्टर ए तो पार्टनर है ही नहीं। ठीक है। इज ऑल्सो पार्टनर इन द फर्म एंड मिस्टर ए सो नो ऑब्जेक्शन, मिस्टर ए चुप रहा, तो मतलब मिस्टर ए कहीं ना कहीं एग्री कर रहा है, और ऐसे पार्टनर को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्लियर है ये? तो स्टॉपेल और होल्डिंग आउट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग समझ पाते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है। स्टॉपेल और होल्डिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। मैं बस समराइज करता हूं फटाफट से। जैसे हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स लोन लेने जा रहा था, ठीक है, और जो मिस्टर ए है ही इज नॉट अ पार्टनर, मिस्टर ए जो है पार्टनर नहीं है। ठीक है। अब अगर मिस्टर ए खुद बोलता है कि मैं पार्टनर हूं, मिस्टर ए खुद बोलता है कि मैं पार्टनर हूं, जबकि मिस्टर ए तो पार्टनर है ही नहीं, तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल। कैसे बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल। ठीक है। और अगर मिस्टर एक्स बोलता है कि मिस्टर ए हमारा पार्टनर है, और मिस्टर ए जो है चुप रहता है, मिस्टर ए सोज नो ऑब्जेक्शन, मिस्टर ए चुप रहता है सुनने के बाद भी, दैट मीन्स मिस्टर ए इज नाउ अ नॉमिनल पार्टनर, बट दैट नॉमिनल पार्टनर इज बाय होल्डिंग आउट। समझ में आ गया? तो स्टॉपेल और होल्डिंग आउट में फर्क है, बहुत ध्यान से समझने का जरूरत है, किसको बोलते हैं स्टॉपेल और किसको बोलते हैं होल्डिंग आउट। क्लियर है? तो दिस वाज टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये था हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर। हम पहले पढ़े व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर हम पढ़े व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। क्लियर है? अब एक और टाइप ऑफ पार्टनर है जो कि हमारा माइनर पार्टनर। अब माइनर को वैसे तो अलाउड नहीं है पार्टनरशिप में पार्टनर बनना, बट अ माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब माइनर को पार्टनर तो बना सकते हैं, बट ओनली फॉर प्रॉफिट, लॉस के लिए नहीं। अगर लॉस होगा तो माइनर शेयर नहीं करेगा, माइनर सिर्फ क्या शेयर करेगा? प्रॉफिट शेयर करेगा। बिकॉज अ माइनर हैज नो लाइबिलिटी, माइनर का कोई लाइबिलिटी नहीं होता, इसके वजह से minor will only share the profits, he will not share the losses. Clear है ये? देखना, the partnership act 1932 does not permit a minor to become a partner in the partnership firm. The minor can be admitted to the
बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मतलब ओनली फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट ओनली, ठीक है। माइनर डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, पैसा कहां से लाएगा माइनर, है ना, ही डू नॉट नीड टू कंट्रीब्यूट कैपिटल। दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, बिजनेस में पार्टिसिपेट करना भी अलाउड नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट गेट शेयर इन द लॉस, लॉस में शेयर नहीं मिलता, तो सिर्फ क्या मिलेगा, ओनली प्रॉफिट, ठीक है। तो सर हम पार्टनर क्यों बना रहे हैं इसको, ना ये पैसा ला रहा है, ना बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना लाइबिलिटी है, ना लॉस को शेयर करेगा, क्यों बनाएंगे पार्टनर, अच्छा सवाल है ये। तो हम पार्टनर क्यों बनाएंगे इसको, क्योंकि हो सकता है माइनर बहुत रेपुटेड है, बहुत नेम एंड फेम है माइनर का, और अगर वो हमारे साथ जुड़ेगा तो हमको उससे बेनिफिट्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सोच लो स्पोर्ट्स एकेडमी है, अब जो माइनर है वो अंडर 16 खेला है, अब ये अंडर 16 के प्लेयर को अगर हम पार्टनर बनाएंगे तो हमारे स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन बढ़ेगा। अगर हमारा डांस एकेडमी है, माइनर जो डीआईडी लिटिल चैंप्स जीता है, तो हमारे साथ पार्टनर बनेगा तो हमारा जो डांस एकेडमी है उसमें एडमिशन बढ़ेगा, तो हम अपने बेनिफिट्स के लिए उसको पार्टनर बनाते हैं। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, जब माइनर मेजर हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, then the minor has to give a public notice stating whether he will remain as a partner in the firm or not। तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कंटिन्यू करना चाहता है एज अ पार्टनर या फिर नहीं। इफ इट डज नॉट गिव एनी नोटिस विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड, प्रेस्क्राइब पीरियड जो है यहाँ पे 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स के अंदर बताना पड़ेगा कंटिन्यू करना है या फिर नहीं, देन ही विल बी डीम्ड टू बिकम एन एक्टिव पार्टनर। तो अगर कुछ नहीं बोला तो ये मान लिया जाएगा कि वो हाँ बोला है और वो पार्टनर बन जाएगा, ठीक है। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी हिज लाइबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड, ऑब्वियसली अब 18 साल का जब हो जाएगा तो उसका लाइबिलिटी अब जो है वो अनलिमिटेड होगा। एंड ही विल गेट शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस, अब नॉर्मल पार्टनर के जैसे प्रॉफिट या लॉस दोनों में हिस्सा मिलेगा, और अब वो बिजनेस में पार्टिसिपेट भी कर पाएगा। सिंपल सा बात है, 18 साल का होने के बाद जो अधिकार एक नॉर्मल पार्टनर का होता है वो अधिकार जो होगा पार्टनर माइनर पार्टनर का भी होगा। क्लियर। नेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप डीड, बहुत सिंपल है ये। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हुआ है ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप इज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है अगर रिटन में लिखा हुआ है then that is called as partnership deed. However, oral agreements are also valid. Oral भी valid होता है, ठीक है। The document containing the terms and conditions of the partnership agreement is known as partnership deed. It is a stamp paper on which rules, regulations and terms and conditions are written. एक स्टैम्प पेपर है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। It also contains rights and duties of the partnership firm. दिस एग्रीमेंट कैन बी, इंपॉर्टेंट है, ओरल भी हो सकता है, कई लोग सोचते हैं ओरल नहीं हो सकता, ओरल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है, बट ऑब्वियस सा बात है कि सही रहेगा अगर हम रिटन फॉर्म में करेंगे, तो ओरल में जो है फ्यूचर डिस्प्यूट्स हो सकता है, राइट। क्या क्या लिखा हुआ रहता है एक पार्टनरशिप डीड में, ये बेसिक चीजें हैं, नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेचर ऑफ द बिजनेस, प्लेस ऑफ द बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, या बाकी और कुछ भी हम लिख सकते हैं जो भी हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज हम पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे सो दैट फ्यूचर डिस्प्यूट्स अवॉइड हो सके। जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, सैलरी कैसे मिलेगा, अगर रिटायरमेंट लेना है या फर्म को बंद करना है तो क्या प्रोविजंस है, और भी जो कुछ भी हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का ऑब्जेक्टिव होता है कि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो, इसके लिए पहले से सब कुछ डिसाइडेड रहना। क्लियर है। अब एक पार्टनरशिप फर्म जो है उसको रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है, हमारी मर्जी है, हम चाहें तो पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कर भी सकते हैं, हम चाहें तो उसको रजिस्टर नहीं भी कर सकते हैं, बट
रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ अ नॉन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी टॉपिक है पार्टनरशिप के अंदर। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन? अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर नहीं करते हैं, देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? पहला, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट अ फर्म। तो कोई भी पार्टनर जो है फर्म के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। ठीक है। सेकेंड, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट अदर पार्टनर। तो एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। थर्ड, एन रजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। तो जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, वो आउटसाइडर्स के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। एंड लास्ट, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर। और जो फर्म है वो पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकते। तो बहुत सारे डिमेरिट्स है नॉन रजिस्ट्रेशन के, इसीलिए हमेशा कन्वीनियंट होता है कि हमको पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कर लेना चाहिए। क्लियर है ये? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के रिलेटेड हम सारा टॉपिक्स कवर कर लिए। आने वाले क्लासेस के अंदर हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे चलेंगे। अभी हमारा 3 फॉर्म बचा हुआ है, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। मिलते हैं आने वाले क्लासेस में। थैंक यू एंड गुड बाय।